नमस्कार साथियों, इससे पहले हमने पढ़ा था कि भारत की ज्योग्राफी क्या है। जो इंडियन ज्योग्राफी है जिसके रचयिता थे जेम्स रेनेल, उसके बारे में हमने पढ़ा। जेम्स रेनेल के द्वारा संसाधनों का विकास हमने पढ़ा तथा संसाधनों का वितरण हमने पढ़ा। अब हम लोग ज्योग्राफी के एक चैप्टर को करने के बाद हिस्ट्री के अंदर प्रवेश करेंगे। हिस्ट्री, जिसे हिंदी के अंदर इतिहास कहा जाता है, और इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया था कि हिस्ट्री और इतिहास दोनों ही अलग अलग नाम है और अलग अलग चिन्हों को प्रतीक करते हैं। इसके बाद में हमने पढ़ा हिस्ट्री के जो रचयिता थे वो थे हेरोडोटस। हिस्ट्री बनाने वाले थे हेरोडोटस, क्योंकि हिस्ट्री में हम पौराणिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। इसके लिए जो हिस्ट्री है ये हमारे बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। अलग अलग प्रकार की हिस्ट्री होती है। एक होती है वर्ल्ड हिस्ट्री, जो होती है पूरे विश्व की। एक होती है इंडियन हिस्ट्री, जो होती है इंडिया की। हिस्ट्री को देखा जाए तो हिस्ट्री को 3 भागों में प्रमुख रूप से बांटा जाता है। पहला भाग होता है वो होता है पुरापाषाण, दूसरा होता है जो होता है मध्यपाषाण, और तीसरा होता है वो होता है नवपाषाण। पहला पुरापाषाण, दूसरा मध्यपाषाण, तीसरा नवपाषाण। हड़प्पा सभ्यता का जो काल था वो इन तीनों कालों से रिलेटेड था। अब हिस्ट्री को, इतिहास को 3 भागों में और बांटा जाता है। वो है प्रागैतिहासिक इतिहास, आधैतिहासिक इतिहास और इतिहास, जिसे अपन लोग नॉर्मल रूप में हिस्ट्री बोल सकते हैं, या फिर आप ऐतिहासिक काल भी इसको बोल सकते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता का काल था वो पहला काल था, क्योंकि यह काल प्रारंभ होता था आपके 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक। इसके बाद में हम लोग जो अध्ययन करेंगे आपके कक्षा 10 आरबीएससी की किताब का जो फर्स्ट चैप्टर था 2 साल पहले, 3 साल पहले, वो था स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। यह आपका पहला चैप्टर था आपकी पुरानी किताब का। आपकी नई किताब के हिस्ट्री के पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसे इंग्लिश में बोल सकते हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। यह आपकी हिस्ट्री की किताब का फर्स्ट चैप्टर है। अब देखिए, हिस्ट्री की किताब का फर्स्ट चैप्टर और पहली ही डेफिनेशन जो आती है राष्ट्रवाद पर, जिसको बोलते हैं नेशनलिज्म। अब राष्ट्रवाद होता क्या है, राष्ट्रवाद का प्रतीक क्या होता है? देखिए, राष्ट्रवाद है जो किसी भी स्टेट के, किसी भी विशेष जातीय के पहचान के लिए बनाया जाने वाला एक चिन्ह होता है, जिसे राष्ट्रवाद कह सकते हैं। जैसे अभी 2 दिन पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती गई थी, जिसके अंदर भीम जयंती जो कि ध्वजा होता है और भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती है। ये उस जनजाति की पहचान है कि जो निम्न कास्ट के लोग हैं उनके ये देवता माने जाते हैं। अब देखिए, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या होती है? किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में एक साझा पहचान को बढ़ावा देने वाला विचारधारा राष्ट्रवाद कहलाती है। किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में, कोई भी राष्ट्र है उसके कोई भी सदस्य है, उसके अंदर एक साझा पहचान, जैसे अगर अपन लोग इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर साझा पहचान के लिए है फ्लैग। इंडिया के अंदर साझा पहचान के लिए फ्लैग को माना जाता है, ध्वज को माना जाता है, इंडियन ध्वज को सबसे ऊपर माना जाता है। उसके बाद में जो सनातन धर्म है, याद रखना हमारा धर्म सनातन है, हमारा धर्म हिंदू नहीं है। हिंदू धर्म ही नहीं है कोई। हिंदू तो 1206 ईस्वी के अंदर हमें नाम दिया गया था, क्योंकि हम सिंधु नदी के समीप रहते थे। सिंधु नदी के समीप रहने वालों को हिंदू, तथा जो सिंधु नदी के समीप जो भाषा बोली जाती है उसको हिंदवी नाम दिया गया था। इसके बाद में जो फारसी और हिंदी के कुछ शब्द मिले तो इसे हिंदी कहा गया। हमारा जो राष्ट्र धर्म है वो है सनातन। इसके बाद में देखिए, जो राष्ट्र एकता की भावनाओं को प्रकट करते हैं या राष्ट्रवाद की भावनाओं को प्रकट करते हैं, उन्हें बोला जाता है राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र प्रतीक, राष्ट्रगान। हमारा राष्ट्रगान जो कि जन गण मन है वो
हमारा राष्ट्र ध्वज जो कि बनाया गया था पेंगली वेंकैया द्वारा, जो बनाया गया था पेंगली वेंकैया द्वारा हमारा राष्ट्र ध्वज, याद रखिएगा पहले आज जैसा हमारा राष्ट्र ध्वज दिखता है, पहले हमारा राष्ट्र ध्वज वैसा नहीं दिखता था। पहले हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 रंग होते थे, जो होता था केसरिया, सफेद और लाल। यह हमारे राष्ट्र ध्वज का पहले का रंग था, और चक्र की जगह उसके अंदर गांधी जी का चरखा बनाया जाता था, जो कि इस भांति का दिखाई देता था। इस प्रकार का गांधी जी का चरखा बनाया जाता था, 3 रंग होते थे उसके अंदर। अभी जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसका निर्माण किया था पेंगली वेंकैया ने। इनकी सहायता की थी एक वृद्ध व मुस्लिम औरत जिसका नाम था कुतलुग निगार खानम, जिनका नाम क्या था? कुतलुग निगार खानम। यह आपके हो गई छोटी सी बात कि इतिहास, हमारे भारत का इतिहास किस प्रकार था। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे यूरोप की, कि यूरोप के अंदर जो राष्ट्रवाद है वो किस प्रकार फैला। तो सबसे पहले आपको राष्ट्रवाद की डेफिनेशन लिखनी है और कुछ नहीं लिखना है इसके अंदर। किसी भी राष्ट्र के सदस्य में एक साझा पहचान को बढ़ावा देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है या जिस विचारधारा का प्रयोग किया जाता है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं, जो राष्ट्रवाद की भावनाओं पर जो है जोर देता है, जैसे राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र प्रतीक, राष्ट्रगान आदि। अब देखिए इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि यूरोप के अंदर ही राष्ट्रवाद का सर्वप्रथम उदय क्यों हुआ, भारत के अंदर क्यों नहीं। इस चैप्टर के अंदर हम भारत व यूरोप दोनों महाद्वीपों के मध्य, या कह सकते हैं दोनों देशों के मध्य कुछ डिफरेंस देखेंगे। जैसे भारत, सबसे पहले इंडिया जो कि उस समय गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता था, सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। अब छोटा सा क्वेश्चन जो कि आप कोई भी यदि है जानना चाहे कि इसको गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया ही क्यों कहा जाता था, तो उसके लिए देखिए इंडिया जो हमारा भारत था वह पहले बहुत विशाल होता था। अभी हमारे जो भारत का क्षेत्रफल है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। वो कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इससे पहले हमारा भारत अफगानिस्तान, मध्य और इस तरफ ये बांग्लादेश, ये पूरे हमारे भारत के अंदर के क्षेत्र थे। ये भी पूरा का पूरा भारत कहलाता था, किंतु कुछ आडंबनाओं की वजह से, कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं की वजह से, हालांकि गांधी जी वगैरह कुछ किताबों में बताया गया है कि ये इनके खिलाफ थे, कुछ में बताया गया कि समर्थक थे। हमें इतना डीप में नहीं जाना है, हमें सीधा सिंपल देखना है कि जब आज के समय में भारत का जो क्षेत्रफल कितना है, आज के समय में भारत का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी पूरा का पूरा उपमहाद्वीप क्षेत्र क्या है? भारत है। अब देखो भारत क्या है? एक प्रायद्वीप है। ये हमने बात की थी पहले ही कि भारत एक प्रायद्वीप है। अब भारत के ऊपर जो भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, उस भारत के अंदर अचानक से कमी कैसे आ गई? तो देखिए भारत का ये क्षेत्र, ये प्रसिद्ध था बंदरगाही क्षेत्र के लिए। ये बंदरगाही क्षेत्र था। बंदरगाही क्षेत्र का अर्थ क्या होता है? इसके अंदर सिर्फ बंदरगाह ही रहती थी और कुछ नहीं था। ये क्षेत्र जो कि बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है, ये भी महत्वपूर्ण क्षेत्र था। नीचे श्रीलंका था, उस दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण था। पर्यटन, भाई अपना भारत है, भारत गुलाम ज्यादा पर्यटकों की वजह से हुआ है। क्यों हुआ है? देखिए सबसे पहले 1510 के अंदर यहाँ पर पुर्तगाली आए, हालांकि वास्को डी गामा 1498 में ही आ गया था। और एक बात हुई थी 1498 में, वो क्या हुई थी? वो हुई थी मीराबाई का जन्म। भारत की राजस्थान शैली की एक कवियत्री, एक गायिका, एक नायिका, या फिर कह सकते हो एक प्रेमिका, जिनका जन्म कब हुआ था? 1498 में रुड़की पाली जिले के अंदर हुआ था। उसी समय भारत में आने वाले पर्यटन यात्री का नाम क्या था? वास्को डी गामा, WVG, वास्को डी गामा। अब देखिए वास्को डी गामा भारत आया। भारत आने के बाद में उसने सर्वप्रथम यूरोप को, असंभव को संभव करके दिखाया। उसने यूरोप को सीधा जोड़ा भारत से।
उस समय सबसे बड़ा व्यापार होता था 6000 किलोमीटर लंबा व्यापार। ये बातें याद रखने की है, आपको नोट डाउन नहीं करना है। हालांकि इन बातों को आप नोट डाउन कर सकते हो, बाकी कुछ नोट डाउन नहीं करना है। 6000 किलोमीटर लंबा व्यापार भारत के अंदर होता था। वो होता था चीन से भारत का व्यापार, और भारत उस समय कपास का निर्यातक देश था। कपास उस समय सबसे ज्यादा भारत के अंदर से लाई जाती थी, वे ले जाई जाती थी। और भारत के 3 महत्वपूर्ण बंदरगाह, उस समय के 3 महत्वपूर्ण देश वो थे, एक था बंगाल, एक था मद्रास, और एक था आपके गुजरात। अब देखिए, हमारे जो मुगल साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य के बारे में हमने अध्ययन किया। उस मुगल साम्राज्य के अंदर हमारे 3 राज्य, जो कि दिल्ली, लाहौर और एक कौन सा था? दिल्ली थी, लाहौर था और आगरा था। ये 3 हमारे मुगल साम्राज्य के अंदर महत्वपूर्ण राज्य बने। उसके बाद में ये जो कि कलकत्ता, मद्रास व मुंबई। कलकत्ता जिसे आज के समय में कोलकाता कहा जाता है, मद्रास जिसे आज के समय में तेलंगाना या फिर आप चेन्नई बोल सकते हो, और मुंबई जिसे आज के समय में बंबई या मुंबई कहा जाता है। ये अंग्रेजों के समय के महत्वपूर्ण राज्य हैं, और ये राज्य थे, ये मध्यकालीन महत्वपूर्ण राज्य थे। अब समझते हैं हम लोग यूरोप क्या था, यूरोप कैसे बना। देखिए, यूरोप महाद्वीप, जिसे ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कहें तो कोई खामी नहीं होगी, सबसे विकसित महाद्वीप कहें तो भी कोई खामी नहीं होगी। यूरोप, देखिए, यूरोप का उदय हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि यूरोप का उदय कैसे हुआ था? याद रखिएगा, जो अपना पड़ोसी राज्य है या पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसके अंदर जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, उसके अंदर जो इतिहास पढ़ाया जाता है, वो उसका स्वयं का नहीं है। वो इतिहास पढ़ाया जाता है यूरोपीय कंट्रीज का, यानी वहां पर नेपोलियन के बारे में पढ़ाया जाता है, वहां पर अर्तुगरुल गाजी के बारे में पढ़ाया जाता है, वहां पर चंगेज खान के बारे में पढ़ाया जाता है, वहां पर जो है ओस्मान गाजी के बारे में पढ़ाया जाता है, उस्मानिया सल्तनत के बारे में पढ़ाया जाता है, वहां पर तुर्की भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यूरोप कैसे बना। यूरोप एक विशाल व विजातीय जनता वाला देश था। विशाल जनता कैसे? क्योंकि श्रेणी में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या की श्रेणी है, यदि आज की जनसंख्या भी हम लोग देखें तो 10 देश आज की जनसंख्या में भी भारत के बराबर है। हालांकि अभी तो भारत है जो जनसंख्या में सबसे पहला है। उसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, CIAIBPNBRM। ये एक ट्रिक है जिसके अंदर जनसंख्या की दृष्टि से 10 बड़े देशों के बारे में बताया गया है। नोट डाउन कीजिएगा, चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मैक्सिको। ये 10 जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े देश थे। ये 10 जनसंख्या की दृष्टि से क्या थे? सबसे बड़े देश थे, और आज भी है। हालांकि चीन की जगह भारत हो गया और भारत की जगह क्या हो गया? चीन हो गया। 2025 के अंदर लगभग जनगणना होगी जिसके अंदर ये डिक्लेयर किया जाएगा कि भारत चीन से आगे है या पीछे है। इसके बाद में देखिए यूरोप। अब इसमें यूरोपीय कंट्री कितनी है? देखिए भारत जो विश्व है उसके अंदर 7 महाद्वीप है, ठीक है, जिसे क्रम वाइज कर सकते हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ओसेनिया, ऐसे करके 7 महाद्वीप है जिन